हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ किन्रा और आज हम बात करेंगे कि कैसे मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सब ने सुना है कि जो मेहनत करता है उसको एक दिन मंजिल जरूर मिल जाती है और इसी का जीता जाता एग्जाम्पल आज हमारे सामने बैठे हैं, जिनका नाम है मिस आदिति विनोद आर्या। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जिसका नाम है लर्निंग टू लर्न और उसका रीजन था कि जो लोग पढ़ नहीं सकते, जिनके पास ऑफिस है, टाइम नहीं है, जिनके पास फंड्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो यूट्यूब से जितना भी ज्ञान है, लर्निंग है, वो इनसे ले सके, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स और नेट और जेआरएफ। और आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि आज और कुछ दिन पहले उनके चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर दिया है। तो सबसे पहली बात तो अदिति, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर, जो आपकी ये रेस थी, वो आप अपने एम की तरफ मूव कर रहे हो। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस अदिति। Thank you so much, Saurabh. That is really nice to hear. And to be very frank, मैं भी उतनी excited हूँ जितना आप excited हैं और बाकी सारे बच्चे excited हैं। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि अभी ये टीच कर रहे हैं करंटली अनअकैडमी एंड इनके 3 यूट्यूब चैनल्स भी हैं यूट्यूब पर। तो इनका क्या एक्सपीरियंस है, इन्होंने कॉर्पोरेट में भी जॉब किया है, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीज इनको मोटिवेट हुई कि कॉर्पोरेट से निकल के टीचिंग में आए और टीचिंग में इनका क्या आगे कैरियर रहेगा। तो आइए जानते हैं इनसे। तो अदिति, आप बताइए आपके बारे में कि आपको टीचर बनने से कहाँ से प्रेरणा मिली कि एक टीचर बनना चाहिए, जो कि एक सौभाग्य की बात है, और आप इसमें कैसे, अभी आपका क्या आगे प्लान है और अभी क्या करना चाहते हैं आप? First of all, thank you, Saurabh, to actually conducting this interview, right? And really thank you for that. And दूसरी बात, yes, I was in a corporate sector, but जब मेरी जॉब चली गई थी and I was searching for a job, तब मैंने सोचा था कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब फाइंड करने में बहुत टाइम लगा रही थी और कहीं जॉब मिल नहीं रहा था। आई गेस सब लोगों ने अपने लाइफ में एक स्टेज देखा होगा जहाँ पर आप 10 इंटरव्यू देते हो, 20 जगह अप्लाई करते हो, कुछ नहीं होता, आप बैठ के वेट करते रहते हो रिस्पॉन्स का। तो इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि वेट करने से बेटर है मैं इस टाइम का कुछ प्रोडक्टिव यूज करूं। तब मैंने सोचा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं स्टार्ट करना था, बट ये एक हिसाब से मुझे रीजन मिल गया कि टाइम है मेरे पास एंड आई कैन यूज दैट। एंड व्हेन आई स्विच टू टीचिंग, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया तब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में तो नहीं मिला था, लाइक 6 मंथ्स तक। उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलने लगा, देन आई रियलाइज वन थिंग कि कंप्यूटर्स पे बैठ के जो काम मैं करती हूँ उससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे टीचिंग में आ रहा है, उससे ज्यादा खुश मैं पढ़ा के होती हूँ। So that's why I switched from my career, you can say the corporate world, or you can say the accounting world, right? Basically, वहां से मैंने टीचिंग में शिफ्ट किया। तो अदिति, ये बताइए कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आया कि व्हेन यू थॉट ऑफ क्विटिंग द फ्रॉम टीचिंग लाइन, कि यार इस लाइन को छोड़ो, अब मुझे कुछ और करना चाहिए, या इसमें मजा नहीं आ रहा, तो ऐसा आपकी लाइफ में कोई पॉइंट आया, या फिर ऐसा पॉइंट आया तो हाउ डू यू हैंडल देम, आपने इसको कैसे हैंडल किया? ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बोल सकती सौरभ कि इस टाइम पे मुझे ऐसा लगा, बट हाँ मैं ये अग्री करती हूँ कि टीचिंग के अलावा देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट जो आपको फाइनेंशियली ज्यादा यू कैन से पैसे देती हैं, राइट? और आपको शायद उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना टीचर बनने के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग अ टीचर यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू हैव योर एनर्जी लेवल इन योर बॉडी, राइट? बट यही अगर आप कोई अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं तो उतना मेहनत नहीं लगता। एंड टीचिंग में यू नीड टू गेट अपडेटेड योरसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि टीचिंग एक लास्ट रिजॉर्ट है, टीचिंग के अलावा भी देर आर बहुत यू कैन से स्कोप, बहुत अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, फाइनेंशियली और यू कैन से academically etc. But teaching, I could never give up on teaching, I don't know why, but yes, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं टीचिंग गिव अप करूंगी, मुझे नहीं लगता, बिकॉज दिस हैज बिकम अ पैशन ऑफ माइंड। सो आई कैन नॉट से यू दैट अभी तक कोई थॉट आया नहीं।
क्या फ्यूचर में कोई थॉट आएगा, अभी मुझे लग रहा है नहीं, बट यस फ्यूचर अपन देख नहीं सकते, सो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, राइट? बट यस आई डू अग्री, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आई फील मोर कंफर्टेबल इन टीचिंग प्रोफेशन रादर देन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और एनी अदर प्रोफेशन। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको मजा आता है इस काम करने में, और जिस काम में मजा आता है ऑब्वियसली हम एक्सीलेंस भी उसी में अचीव करते हैं, एंड ये तो आपके यूट्यूब चैनल से हमको पता लग ही रहा है आपके सब्सक्राइबर्स देख के। तो आप टीचिंग में जा रहे हैं, तो क्या आपने सोचा कि आगे क्या करना चाहिए इसमें? क्योंकि हमने देखा कि टीचिंग में आगे लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पोस्ट रिसर्च करते हैं, तो आपने कभी इस बारे में ध्यान दिया या फिर आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सौरभ, पहले मैंने नहीं सोचा था रिसर्च का, बट राइट नाउ यस, ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स जो मेरे माइंड में आई है, या सर्टेन चीजें जो मैंने अभी नोटिस की हैं, उस हिसाब से लेटेस्ट में मुझे लगता है मुझे रिसर्च करना चाहिए। एंड मेरे पास एक टॉपिक भी फिक्स्ड है कि मैं उसी चीज पे रिसर्च करना चाहूंगी। एंड अल्टीमेटली यस, हर एक बंदा अपने फील्ड के टॉप पे होना चाहता है, अगर वो फील्ड उसका पैशन है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स अगर ये मेरा पैशन है तो मैं भी टॉप पे होना चाहती हूँ, मैं भी किसी दिन प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स इन अ वेरी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी। एंड at the same time I would provide as much help to the students as possible through YouTube or any other channels. अदिति, हमने सुना है कि आपने रिसेंटली हाल ही में अपना एग्जाम क्लियर किया है, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को डिफाइन करता है, और आपने वो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्लियर दैट, तो क्या फीलिंग्स रहे आपके, क्या आपके माइंड में आया, क्या थॉट्स रहे, और आपने उसको कैसे क्लियर किया, कैसे उस चीज को ओवरकम किया? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम देने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर दे थॉट ऑफ गिविंग अप कि नहीं अब नहीं करना चाहिए, हमें फील्ड चेंज करनी चाहिए। तो आप उस बारे में अपने राय बताइए स्टूडेंट्स को कि उनको अगर वो इस सिचुएशन से निकल फेस कर रहे हैं तो हाउ दे कैन ओवरकम दैट। आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन सौरभ। यस, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में द कट ऑफ वाज 60% फॉर नेट एंड आई गॉट 58 और 59 एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, बट हाँ एक क्वेश्चन सही हो जाता तो वो 2 मार्क्स मिल जाते और मेरा नेट क्रैक हो जाता उसी टाइम पे। उस टाइम पे ऑफ कोर्स जब पहली बार आप रिजल्ट देखते हो आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिढ़ मचती है, यू विल बी स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीवन कि ये हुआ इसलिए मेरा नेट नहीं हुआ, उस टाइम पे टाइम वेस्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट, यू कम अप विद एक्सक्यूजेस, राइट? बट वो एक बहुत इमेच्योर व्हाट डू वी से, क्या बोलते हैं, रिएक्शन होता है जो स्पॉन्टेनियसली आता है, नॉर्मल होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। बट जैसे जैसे टाइम निकलता है ना और आप दूसरी बार प्रिपरेशन चालू करते हो, तब आपका जो रिएक्शन होता है, ये रिस्पॉन्स होता है, वो मेच्योर होता है। उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि यार एक क्वेश्चन अगर ढंग से मैंने उस टाइम पे अटेंड कर लिया होता तो आज मैं ये 6 महीने वापस बिगाड़ नहीं रही होती। उस टाइम पे बेसिकली एग्जाम के टाइम पे मैंने थोड़ा और फोकस किया होता, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस मुझे आते थे, आते हुए मैंने गलत किए क्योंकि शायद मैंने जल्दी पढ़ लिया था, मुझे पेपर जल्दी कंप्लीट करना था, राइट, समथिंग लाइक दैट, हड़बड़ी में। सो एज सच डीमोटिवेट मैं कभी नहीं हुई एंड आई डोंट थिंक किसी बच्चे को होना चाहिए। और सौरभ आपने भी दिया है और आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्लियर किया है, आई थिंक आप मेरे से क्लियरली अग्री करेंगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं तो नेट कोई एकदम नई चीज नहीं है कि अपन ने पहली बार पढ़ा है, किया ही नहीं है कभी। 11th 12th बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, सब में से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑलरेडी आपने 5 साल या 7 साल उसकी प्रिपरेशन करके रखी है, अभी सिर्फ प्रॉपरली रिविजन ही करना है और पेपर 1 पे फोकस करना है। सो आई डोंट थिंक इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत है, नो आई सीरियसली डोंट थिंक, और ना मैं हुई थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई फेल होता है, कोई गिरता है, जैसे कि एक बच्चा है वो भी तो गिर के ही तो सीखता है, तो ऐसे ही अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो नो नीड टू डिमोटिवेट, हमको वहां से सीखना चाहिए और फिर आगे मूव करना चाहिए। तो अदिति, आप ये बताइए स्टूडेंट्स को कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी बार पूछते हैं, आपसे भी पूछा, मुझसे भी काफी बार पूछा कि सर स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी अडॉप्ट करने की, एग्जाम क्लियर करने की? तो आप उस लाइन में अपनी थोड़ा अपने जो विचार प्रकट कीजिए। स्ट्रेटेजी सौरभ, मैं ये मानती हूँ कि हर पर्सन टू पर्सन अलग होती है, ऐसी कोई कस्टमाइज स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते कि सबके लिए एक ही अप्लाई कर दिया अपन ने, नहीं। वो
इंसान के टाइम पे, इंसान के इंटरेस्ट पे। जैसे मुझे थ्योरेटिकल टॉपिक्स बहुत पसंद है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। सौरभ, आपका एफएम बहुत अच्छा है क्योंकि आपने एमबीए फ्रॉम एफएम स्पेशलाइजेशन से किया है, तो आपका झुकाव थोड़ा प्रैक्टिकल पे ज्यादा रहेगा। तो मैं ऐसा चीज नहीं बोल सकती कि जो स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई कर रही हूँ वो सारे बच्चों को अप्लाई होगा, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो हर एक बच्चे को अपनी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। बट हाँ, मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि कंसेप्ट क्लियर करो रादर देन रट्टे मारो, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो भी आपको आंसर आ जाएगा। बट अगर आपने सिर्फ एमसीक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो वो नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई फील। स्ट्रैटेजी आपकी कुछ भी हो, आपको दो चीजों पे फोकस करना है। एक तो आपके कंसेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए, दूसरा रिविजन इज द की। अगर आपने रिविजन नहीं किया तो आपके 6 महीने की मेहनत पूरी बर्बाद जाएगी। हमेशा याद रखें, 7 दिन पढ़ाई किया, 8वें दिन रिविजन, 6 दिन पढ़ाई किया, 7वें दिन रिविजन। तो ये दोनों चीजें आपकी बेसिक होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर आप संभाल लेंगे तो आई थिंक नेट या जेआरएफ कुछ भी क्रैक करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आई थिंक। आई कंप्लीटली एग्री अदिति, जो आपने बोला कि पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, सेकंड बात रिवीजन। कहते हैं कि जो पानी एक गड्ढे में रुक जाता है वो पानी सड़ जाता है, तो रिवाइज करना किसी भी चीज को जरूरी है अगर उसको अपने माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स काफी बार पूछते हैं, उनका डाउट होता है कि क्या 100% सिलेबस कवर करना नेट और जेआरएफ के एग्जाम में इज रियली इंपॉर्टेंट, या फिर हम थोड़ा कम सिलेबस कवर करें या जीके कम कवर करें तो भी हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आपने कैसे किया, आप वो बताइए। Sort of very simple question, I guess, and I think you would totally agree with me. 100% कोर्स कवरेज तो कभी नहीं होता, राइट? पेपर 2 में मैंने स्टैटिस्टिक्स छोड़ दिया था क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोलॉजी अपन पेपर 1 में भी पढ़ते हैं तो वो कवर हो गया था। स्टैटिस्टिक्स मैंने एंटायरली पूरा छोड़ दिया था। एंड पेपर 2 की बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग को मैंने हाथ नहीं लगाया था। सो बेसिकली अगर 10 यूनिट्स पेपर 1 की बात करूं और 10 यूनिट्स पेपर 2 की बात करूं तो दोनों में से मैंने एक एक यूनिट रफली छोड़ दिया था, तब भी आई कुड एबल टू क्रैक नेट। नाउ बच्चों को ये चीज समझने की जरूरत है कि फर्स्ट पेपर में से जो 50 क्वेश्चंस आते हैं और सेकेंड पेपर में से जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, बट उन्हें खुद श्योरिटी नहीं होती कि उनके कुछ क्वेश्चन सही है कि नहीं। उनको पता है कि हाँ मेरे कुछ क्वेश्चन सही हैं, उनको एग्जैक्टली पता चल जाता है एग्जाम के टाइम ही, राइट? बट दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस। सो आई अग्री कि 150 क्वेश्चन गलत करने से अच्छा 120 क्वेश्चन सही करो, राइट? तो अंटिल अनलेस यू आर मार्किंग फॉर अ रैंक, अगर आप रैंक चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको सिलेबस पूरा करना बनता है। बट यस, इफ योर टारगेट इज नेट और जेआरएफ, यू कैन स्किप 1 यूनिट, नॉट मोर देन 1 यूनिट। आधा यूनिट छोड़ सकते हो, 1 यूनिट मैक्स, बट उससे ज्यादा प्लीज मत छोड़ना। आपने सही कहा कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे 90-10 का रूल अप्लाई करना चाहिए कि 90 को बहुत अच्छे से कवर करें और 10 को वो स्किप या फिर एक बार पढ़ लें तो भी वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताइए आदित्य मुझे कि स्टूडेंट्स का बहुत बार क्वेश्चन होता है कि सर जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या 4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और वो क्या करते हैं कि उस 5 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपका क्या कहना है कि वो रियली इंपॉर्टेंट है जीके कवर करने के लिए, या फिर सिर्फ एक ये एनटीए का एक ट्रैप है जहां पे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करें? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सौरभ, एंड इफ यू रिमेम्बर जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आई थिंक लोकेश सर का इंटरव्यू लिया था, केवीएस मदान सर का इंटरव्यू लिया था एंड सुमेधा का इंटरव्यू लिया था, मैंने सबसे ये क्वेश्चन सीरियसली सबसे पूछा था, कॉमन क्वेश्चन था मेरा। सबसे यही निकल के आया था कि मैक्स 1 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 3 आ सकते हैं, बट जो सिलेबस में है ही नहीं उसको कवर करना सबसे पहली बात बेवकूफी है। और अगर आप कवर करते भी हो तो उसमें भी आपको एक स्कोप पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है एंड यू आर स्टडीइंग द सेम थिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका कवरेज या उसका यू कैन से वेटेज अपने एग्जाम में कितना है। अगर आप बुरे से बुरा पेपर भी मानो सौरभ, तो 5 क्वेश्चन से ज्यादा तो पेपर 1 में आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएगा, ठीक है?
तो अगर आप 100% कोर्स कवर भी करके जाते हो तो आपके 45 तो सही जाते हैं, सो इट इज लाइक 90%, राइट? तो 90% में तो यू कैन गेट द रैंक. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके करंट अफेयर्स जानना जरूरी है, बट करंट अफेयर्स के लिए यू शुड नेवर गिव अप द कंटेंट्स ऑफ द सिलेबस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टूडेंट्स को पहले फोकस अपने सिलेबस पर कवर करना चाहिए. अगर टाइम बचता है तो ही कैन फोकस ऑन जनरल नॉलेज, नहीं तो फिर उसकी जरूरत ज्यादा उसको नहीं है. तो आदित्य, आप हमें ये बताइए कि लेट अस से किसी स्टूडेंट्स का 2, 3 या 4 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं हो पा रहा है नेट और जेआरएफ एग्जाम, तो उसके पास नॉलेज, ही हैज गेन नॉलेज, तो उसके पास क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, कैसे वो अपनी टीचिंग का जो स्किल है उससे वो अपनी फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकता है ताकि फैमिलीज को भी प्रॉब्लम ना हो. दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो शायद सारे बच्चों को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को देखा है वो नेट करने के लिए काफी कुछ गिव अप कर देते हैं, अपना जॉब, अपनी कुछ और स्टडीज, राइट, या अपना कोई और पर्टिकुलर कोर्स जो कर रहे हैं वो. तो ऑफकोर्स ये कॉस्टली तो होता है, क्योंकि ऑफकोर्स आप कुछ कमा नहीं रहे हो, राइट? आपको कोचिंग चाहिए, बुक्स चाहिए, पढ़ाई चाहिए, यू नीड मनी, राइट, टू क्लियर दिस एग्जाम. सो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एग्जाम क्लियर करो, और बाई चांस क्लियर नहीं कर पाते तो आप वो बर्डन अपने पेरेंट्स या फैमिली पे नहीं डाल सकते, राइट? सो इसके लिए बहुत ऑप्शंस है, टू बी वेरी फ्रैंक, स्पेशली आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन. 11th 12th के जो बेसिक्स बच्चे होते हैं, आप उनको कोचिंग देना स्टार्ट कर सकते हो, प्राइवेट, राइट? आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपने ऑफकोर्स जो पढ़ाई उनको करवाने वाले हो वो ऑलरेडी आप 7 साल से पढ़ रहे हो, तो आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. तो या तो आप प्राइवेट ट्यूशंस ले सकते हो 11th 12th स्टैंडर्ड के, राइट, या ग्रेजुएट के. वो भी पॉसिबल नहीं है, आप अपना ओन यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो. आई डू अग्री, बहुत हैवी कंपटीशन है आज के टाइम में ऑन, यू कैन से, यूट्यूब और वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स, बट एट द सेम टाइम हर एक इंसान का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है या यूनिक स्टाइल होता है पढ़ाने का. तो वो स्टाइल तो कोई भी आपका कॉपी नहीं कर पाएगा, वो एक नेचुरली आता है, राइट? तो ये बात ध्यान में रखें कि कंपटीशन बहुत है, बट यस, आपका जो स्टाइल है वो यूनिक रहेगा. तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सच एज, आप अनअकैडमी पे पढ़ा सकते हैं, और एल्स देयर आर वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ लाइक यूडेमी, और यू कैन से ग्रेड अप. बहुत सारे नेशनल लेवल पे भी काफी लोग रिक्रूट करते हैं. प्राइवेट कॉलेजेस वाले, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस दे डोंट कंसिडर नेट, वो इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी ऑप्शंस देते हैं फॉर गेस्ट फैकल्टी. गेस्ट फैकल्टी मतलब आप 2 घंटे के लेक्चर्स दे सकते हो, 3 घंटे के लेक्चर्स दे सकते हो, और डिसेंट अमाउंट आपको मिल जाएगा. बट हाँ, नेट क्लियर होगा तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे. आई कैन से कि अगर आप ट्राई करो, देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. इसके अलावा देर आर 2-3 मोर कैरियर्स लाइक कंटेंट डेवलपमेंट. जैसे कुछ लोग जो अपने ब्लॉग्स में पब्लिश करते हैं, राइट, वो आपको कॉमर्स के ऊपर कंटेंट लिखने के लिए, ओरिजिनल कंटेंट लिखने के लिए पे भी करते हैं, लाइक फॉर पर ब्लॉग दे पे लाइक 250 और समथिंग लाइक दैट. तो ट्राई टू सर्च. अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, जितना आप फेसबुक पे टाइम वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हैं, उतना ही आप अगर नॉलेजेबल वेबसाइट्स पे थोड़ा ट्राई करेंगे, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर. आपने बिल्कुल सही कहा कि देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि यूडेमी है या फिर ग्रेडअप है या फिर और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. जैसे गुरबानी में भी लिखा है कि सोचा सोचना होई जे सोची लखवार, कि अगर आप सोचते ही रहोगे और स्किल है आपके पास तो सोचने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट. सो अदिति, नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. Being a girl, you have faced so many difficulties which every girl now preparing for any exam faces in her house. कि लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे घर का काम हो गया या फिर उसके साथ पढ़ाई भी करनी है और भी बहुत सारे काम करने हैं. तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया, और जो आज की लड़कियां प्रिपरेशन कर रही है अपने एग्जाम्स के लिए, वो इसको कैसे हैंडल कर सकती हैं? आप प्लीज उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए इस बारे में. आई थिंक सौरभ, इसका ये क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई ट्राई. सी, बीइंग अ गर्ल ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्टीज आती है, मैं खुद अग्री करती हूँ, बट क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स का सपोर्ट था, मुझे वो डिफिकल्टी पता नहीं चली. बट एट द सेम टाइम अगर रियलिटी में देखें
तो काफी सारे लड़कियों को ऑफ कोर्स डिफिकल्टी आती है। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में आधी लड़कियां सिर्फ इसलिए पीजी करती हैं क्योंकि वो अवॉइड कर सके मैरिज, अर्ली मैरिज, क्योंकि उनके घर पे अगर वो बोलेंगी कि हम पढ़ रही हैं, सो दे माइट बी अ केस कि उनके पेरेंट्स उनकी जल्दी शादी ना कराएं, दैट इज अ फैक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है हर एक लड़की को अपने एटलीस्ट फैमिली से, फ्रेंड से ना सही, रिलेटिव से ना सही, बट फैमिली से सपोर्ट की जरूरत है। अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और आगे जाने तक का आपको यू कैन से एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, आई हैव वन मोर रीजन टू डू दिस, राइट। बट ऐसा केस हर जगह नहीं होता, ये भी मैं एग्री करती हूँ कि फैमिली हर जगह सपोर्ट नहीं करती, दैट इज पॉसिबल बिकॉज हो सकता है कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स हों या कोई और भी रीजन हो सकता है, आई कैन नॉट पिन पॉइंट एनीथिंग एट दैट टाइम। हर एक इंसान को सी, दिस इज व्हाट आई बिलीव सौरभ, अल्टीमेटली आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। कल को आप किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने मुझे ये नहीं करने दिया इसलिए मेरा नहीं, ये नहीं हुआ, मेरे पास ये नहीं था इसलिए मेरा ये नहीं हुआ। आई हैव सीन मेनी पीपल जिनके पास जीरो रिसोर्सेज है और आज वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं बिकॉज उन्होंने खुद मेहनत की है। सो आई थिंक अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं भी है तो अभी अपन स्टोन एज में नहीं रहते, अभी आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है। आई थिंक हर एक लड़की के पास एक मोबाइल फोन तो होगा और उसमें बेसिक डेटा रिचार्ज तो होगा, तो आप सिर्फ यूट्यूब, अनअकैडमी, ग्रेड अप, यूडेमी, ये प्लेटफॉर्म से फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ पेनी, और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस यू नीड टू यूज योर टाइम वाइजली। अब वो मतलब अंडरस्टैंड, आज से 10 साल पहले ये इम्पॉसिबल था। अगर आपको पढ़ना होता था तो सिर्फ बुक्स अवेलेबल थी, डाउट्स नहीं पूछ सकते थे, कुछ नहीं हो सकता था। बट राइट नाउ यू हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विथ यू, सो प्लीज उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। और सच्ची बोलूं, अगर आप ठान लें कि मुझे करना है तो कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता, दिस इज व्हाट आई फील। बट यू शुड हैव द गट्स, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली डिसीजन इज इन योर हैंड्स। इट्स अ वेरी नाइस आंसर एंड होप कि जो हमारी आज की लड़कियां हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं वो इसको फॉलो करेंगी। और एक और बात भी कहते हैं कि अगर आप ठान लो तो सारी कायनात भी आपको मंजिल में मिलाने में आपकी मदद करती है। तो ठानना जरूरी है आपको किसी भी चीज को पाने के लिए। अच्छा आदित्य, आप अब ये बताइए कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होता है कि हम अपने नोट्स बनाएं, सेल्फ नोट्स बनाएं, या फिर हम औरों के नोट्स पे बिलीव करें, या फिर अपने खुद के नोट्स होना एक कितना जरूरी है प्रिपरेशन करने के लिए? क्या वो सच में हमको चाहिए या फिर वो ऐसे ही होते हैं, हम उस पर टाइम वेस्ट करते हैं रिटर्न नोट्स पे? तो इस पे आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड कीजिए। आई थिंक सॉर्ट ऑफ दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ, मेरा भाई नहीं बनाता, ठीक है, तो वो पास हो जाता है, राइट। और मैं जब तक नोट्स नहीं बनाती मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ये होता है पर्सन टू पर्सन। बट मैं अग्री करती हूँ कि अगर आप मेरे जैसे हो जिसको नोट्स बनाकर ही कोई चीज समझ आती है, या नोट्स बनाने के बाद ये कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे याद रहेगा, तो यू नीड टू मेक द नोट्स। एंड साइंटिफिकली ये प्रूवन है सौरभ कि अगर आप रिटन नोट्स बनाते हो, मतलब खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाते हो, टाइप की बात नहीं कर रही मैं, लिखने की बात कर रही हूँ, तो आपका वो रिटेन रहेगा 90%। क्यों? क्योंकि आपके 3 सेंसेस इन्वॉल्व है, देखना, लिखना, यू कैन से कुछ लोग बोल बोल के लिखते हैं, सो योर यू कैन से माउथ, राइट, एज वेल एज योर ब्रेन। सो कॉग्निटिव वहां पर पूरा काम चल रहा है एंड यू आर वेरी एक्टिव इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो वो चीज लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी एज कंपेयर टू अगर आप किसी और के नोट्स रीड करते हो तो, राइट। और एक नॉर्मल बात बोल रही हूँ सौरभ, जैसे सोचो एक बंदे ने पूरे 10 दिन लगा के नोट्स बनाए, वो 10 दिन के नोट्स अगर आप एक दिन में सिर्फ रीड कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स द एफर्ट ऑफ 10 days एंड 1 day इज एंटायरली डिफरेंट, राइट। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पता है कि मैंने स्टार्ट कहां से किया था, एंड कहां पे किया है, इसका प्रोसेस ऐसा क्यों है, स्टेप्स में ये चीजें क्यों है, एवरीथिंग। बट यू आर जस्ट गोइंग टू रीड दैट, सो यू आर गेटिंग लाइक 30% और 40% ऑफ द इंफॉर्मेशन, आई थिंक, राइट। तो आपको अगर एंटायर इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइम है आपके पास, यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम, मेक नोट्स। इफ अगर आप ऐसे हो कि आप सिर्फ पढ़ के भी समझ जाते हो, देन डोंट मेक नोट्स, दैट इज अप टू यू कि आप कितना इफेक्टिवली अपने टाइम को वाइजली यूज कर सकते हो।
अदिति, आपने अभी ये तो बताया कि जिन लोगों के पास टाइम है या जिनको लिखने की आदत है वो नोट जरूर बनाएं, बट आप उन लोगों को भी थोड़ा गाइड कीजिए जिनके पास टाइम कम है और उनको लिखने की भी आदत है। तो क्या वो अपना सिलेबस पहले कवर करें या फिर वो थोड़ा सिलेबस कवर करें, उनके नोट्स बनाएं? आप उनको प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए। ओके, अगर आपके पास टाइम कम है या टाइम बिल्कुल नहीं है एंड यू जस्ट कैन रीड इट, राइट, तो आई थिंक आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी तो नोट्स बनाए होंगे, राइट। अगर वो आपके पास है तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आपने जब खुद लिखा है तो आप उससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बट बाई चांस आपके पास वो नोट्स भी नहीं है, सो आई वुड रिकमेंड, इफ पॉसिबल दिन में जितना टाइम निकाल सकते हो निकालो और शॉर्ट नोट्स बना दो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में टाइम नहीं लगता, डिटेल नोट्स में टाइम लगता है। अगर आपने पूरा एक यूनिट कंप्लीट कर दिया है तो हफ्ते में जैसे जिस दिन छुट्टी आती है, सैटरडे संडे, 2-3 घंटे लगाओ, 2-3 घंटे बैठ के वो शॉर्ट नोट्स बना लो। तो अगर किसी को लिखने की आदत है, राइट, तो ऑफकोर्स उसको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये मुझे अच्छे से पता है। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट है कि हम फुल फ्लेज नोट्स ना बना के सिर्फ रिविजन या शॉर्ट नोट्स, क्रक्स या मेन की पॉइंट्स भी लिख लें तो आई थिंक अपना काम चल सकता है। आपने बहुत सही कहा कि अगर आपको रीड करने की आदत है और आपके पास टाइम भी नहीं है तो अपने पुराने नोट्स को यूज कीजिए। रिसोर्सेज इसे ही कहते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल है उसको हम इफेक्टिवली यूज कर सकें। तो आप ये बताइए कि व्हाट इज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो एक बच्चे को अपने माइंड में रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड एट द एंड ऑफ प्रिपरेशन, ताकि वो अपनी चीजों को कैसे प्लान करे, कैसे ऑर्गेनाइज करे, ताकि उसका टाइम भी कम लगे और उसकी तैयारी भी अच्छी हो। बिफोर प्रिपरेशन, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आफ्टर प्रिपरेशन, ओके, एक चीज मैं बोल सकती हूँ। पता है सौरभ, आपने भी ये नोटिस किया होगा आई गेस, और बाकी काफी बच्चों ने नोटिस किया होगा, दिस इज द हार्श ट्रूथ, कड़वा सच बोल सकते हैं हम लोग इसे। आधे बच्चे शुरू ही नहीं करते पढ़ाई, कल करेंगे, परसों करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने शुरू कर दिया तो मुझे पहाड़ जैसा जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसको वो अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे हम घर के काम अवॉइड करते हैं कई बार के कल कर लेंगे, वैसा। तो अवॉइड करने से ऐसा तो नहीं होगा कि वो काम अपने आप हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बिफोर प्रिपरेशन सौरभ, आई थिंक एक बच्चे को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, इतना टाइम तो लगेगा ही, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। प्लीज डोंट बी इमेच्योर, बच्चे मत बनो कि थोड़ा सा कर लूंगा तो हो जाएगा, ओवरव्यू ले लूंगा तो हो जाएगा। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, आपका कंपटीशन 10 लाख बच्चों से है, तो यू हैव टू बी दैट मैच्योर। ड्यूरिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आती है फोकस, राइट, एंड गैप। अगर आप बहुत ज्यादा गैप दे देते हो, जैसे एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, तो वो आदत बन जाती है, दैट इज वेरी बैड। उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, राइट। ऑफकोर्स बफर पीरियड दो, कभी बीमार पड़ गए, रेस्ट करना पड़ा, आज मन नहीं है पढ़ने का, ओके, बट डोंट एक्सटेंड इट एज मच, राइट। उसको एक्सटेंड मत करो, ठीक है, ब्रेक्स को एक्सटेंड मत करो। दूसरा, फोकस। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं कि बच्चा इजीली फोकस लूज कर सकता है। सपोज आपने सिर्फ डेट देखने के लिए, टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन को ओपन किया, फिर कब आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे चले गए आपको पता ही नहीं चलता। दिस इज द रियलिटी, राइट। सो बिफोर प्रिपरेशन योर, यू कैन से योर माइंड शुड बी प्रिपेयर्ड, you should get all the resources. During preparation, two things, focus और gap. Focus ज्यादा और gap कम से कम. And after the preparation, revision. This is the key. I think इस ये तीनों चीजें आप फॉलो करोगे, it's more than enough. Everything is going to get smoothly. अगर आप ये तीनों चीजें, ये तीनों स्टेजेस पे ये चीजें कंट्रोल कर लोगे तो। आपने बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया कि प्लानिंग, माइंडसेट और फोकस के साथ रिवीजन अगर जोड़ दें तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम क्लियर करने में। बट मैं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने फोकस की बात करी, बट स्टूडेंट्स को हम फोकस कहते हैं बट वो एक्चुअली फोकस कर नहीं पाते हैं। आप उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अपना डे का स्केड्यूल कैसे बनाना चाहिए, अपना डेली, वीकली, मंथली स्केड्यूल कैसे बनाना चाहिए, और ताकि वो उसको अचीव भी कर सके और अपना फोकस भी मेंटेन कर सके। क्योंकि कई बार वो अपना फोकस, जैसे आपने कहा, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
तो प्लीज आंसर देम, हाउ टू रिमूव दोस डिस्ट्रैक्शंस, उन डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटा जाए उनको, ये चीज प्लीज आप बताइए। Saurav, I'll tell you one, you can say unique thing जो शायद काफी बच्चों को नहीं पता। अभी लेटेस्ट में 10th का रिजल्ट आया था सीबीएसई और बोर्ड का, राइट? तो उसमें जिनके 90% आए थे ना, उसमें मेजोरिटी ऐसे बच्चे थे जो जेल में रहते हैं। मतलब ऑफ कोर्स किसी बच्चे ने कुछ क्राइम किया होगा तो उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है, राइट? वहीं पे वो बच्चा रहता है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। तो वहां से भी बच्चा एजुकेशन कर सकता है, एग्जामिनेशन दे सकता है। तो वहां से काफी बच्चों के 90% आए थे। और मैंने थोड़ा सोचने की कोशिश की, तब मैंने रियलाइज किया वहां पे बच्चों को टाइम पे खाना मिलता है, उनका पूरा शेड्यूल फिक्स होता है, ठीक है, और उनको टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो उनका टाइम वेस्ट कहाँ नहीं जाता? सबसे बड़ा कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड फ्रेंड सर्कल में, राइट? तो ये जो बच्चे बाहर रहते हैं, राइट, जो भी, उनका मैक्सिमम टाइम आज के टाइम पे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में वेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो एक सिंपल बात, अगर आप मोबाइल को टोटली कट ऑफ नहीं कर सकते, मैं भी अग्री करती हूँ, बट एक बार ट्राई करके देखो, सिर्फ फॉर 28 आवर्स, सॉरी 24 आवर्स या 48 आवर्स मोबाइल को छो ही मत, बंद करके स्विच ऑफ करके रख दो। यू विल फाइंड कि पूरा दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। यू विल फाइंड के अभी 1 घंटा और बाकी है, अभी 1 घंटा और बाकी है। सो टाइम कम नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, बट टाइम को मैनेज करने की दिक्कत है। एंड स्पेशली जब ये सारे यू कैन से वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जब आपका टाइम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं ना, आपको पता नहीं चलता, राइट? स्पेशली व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग एज वी नो। आई थिंक टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फोन यूजेज या कंप्यूटर यूजेज, लैपटॉप यूजेज, उसका टाइम कम करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि भाई पूरे दिन में मैं 1 घंटा मोबाइल यूज करूंगा और एल्स मैं यूज नहीं करूंगा। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको स्क्रीन यूजेज टाइम दिखाते हैं, राइट? तो आप उनको यूज कर सकते हो, फाइन। दूसरा, ये करने के बाद काफी बच्चे एक और गलती करते हैं, स्टार्टिंग में जोश जोश में शेड्यूल बना लेते हैं, 13 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे, और उसको 2 दिन भी फॉलो नहीं कर पाते, ऑफकोर्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में रियलिस्टिक बनो, 13 घंटे नहीं पढ़ सकते, आपको खुद को पता है, सो ऐसा शेड्यूल बनाओ ही मत। स्टार्टिंग बनाओ 6 घंटे से, फिर अगले हफ्ते उसको एक्सटेंड कर दो, 7 घंटे पढ़ेंगे, फिर एक्सटेंड कर दो। बच्चे उल्टा करते हैं, बच्चे बनाते हैं 13 घंटे का शेड्यूल, 6 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। सो यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक, आपको ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि मुझे पता है मैं ये शेड्यूल नहीं फॉलो करूंगा, तो मत बनाओ। फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट, डोंट मेक इट। सो आई थिंक अगर ये दोनों चीजें अगर आप रियलिटी में ध्यान रखोगे, तो बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको पता है ये शेड्यूल कैसे बनाना है। तो वो छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स पे मैं नहीं जा रही, बट हाँ, ये सारी साइकोलॉजिकल चीजें जो एक बच्चे को कंसिडर करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम सोशल डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दें और अपना फोकस एक जगह पे रखें तो हम उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। तो अदिति, आप हमको एक चीज और बताइए कि स्टूडेंट्स का ये काफी बार इशू होता है कि दे सेड वी आर नॉट एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर डिसिप्लिन कर पा रहे हैं तो फिर उसको ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, 3 4 5 दिन के बाद वो कंटिन्यूटी ब्रेकआउट हो जाती है किसी भी इंटरवेंशन से, किसी भी डिस्ट्रैक्शन से। तो उस चीज की रेगुलरिटी कैसे रखें ताकि वो अपना मोस्ट प्रोडक्टिव जो एफर्ट्स है उसको लगा पाए और इफेक्टिव रिजल्ट्स उनके आ पाए? सर, आई थिंक इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं, राइट? आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फीलिंग्स इन दिस वर्ल्ड इज द फीलिंग ऑफ जेलसी, राइट? द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, द फीलिंग ऑफ फियर, राइट? तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने दिमाग में हमेशा एक चीज मान के चलो, आप नहीं पढ़ रहे जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे, कोई बच्चा है जो पढ़ रहा है, ठीक है? जिस टाइम आप फेसबुक यूज कर रहे हो, कोई बच्चा है जो एफएम के कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। जिस टाइम पे आप यू कैन से बैठ के खाना खा रहे हो, पिज्जा बना रहे हो, बाहर घूम रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, उस टाइम पे कोई बच्चा है जो क्लासेस ले रहा है। सो कंपटीशन देखते हो या नहीं देखते हो, कंपटीशन रहेगा, राइट? अगर 10 लाख बच्चों में आपको सेलेक्ट होना है तो यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स, कम ऑन, राइट? तो ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, जो 1 सेकंड में वेस्ट कर रहा हूं
उस 1 सेकेंड में कोई बच्चा कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है, कोई टॉपिक पढ़ रहा है, और शायद एग्जाम में वो पर्सन या वो बच्चा वो क्वेश्चन क्रैक कर लेगा और मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर ये चीज कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में रहती है तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आई कैन गारंटी यू दैट। बट हाँ, अगर आपको यही लगता है कि चलेगा, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये नहीं चलता। स्पेशली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी हैवी। अगर आप इसका कंपटीशन का इंपॉर्टेंस समझेंगे तो सीरियसली बोल रही हूँ, यू विल बी वेरी डिसिप्लिन, राइट? आपको पता चलता रहेगा। आई कैन कंपेयर दिस विथ योर 10th। सौरभ, 10th में हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव क्यों थे? क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे पड़ोस में भी कोई 10th का बच्चा है तो वो भी शायद दिन में 1 घंटा टीवी ना देखेगा लेकिन पढ़ेगा, और मेरे सामने ये दिख रहा है, फिजिकली दिख रहा है। अभी कंपटीशन फिजिकली भले ही ना दिखे लेकिन है, ये हमें जानना पहचानना बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर हम कंपटीशन को ध्यान में रखेंगे कि हमको भी उस टॉप में आना, तभी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, तो ये मा पाएंगे। कहते हैं जेआरएफ का रिजल्ट सिर्फ 6% आता है, टॉप 6% ऑफ जेआरएफ रिजल्ट। तो 100 में से 6% में आने के लिए भागना तो पड़ेगा और उसके लिए हमें compete भी करना पड़ेगा। अदिति, आप हमने काफी बातें करी कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा, आपने कैसे तैयारी करी, आपने स्टूडेंट्स को भी गाइड किया। आप अपने पर्सनल लेवल पे बताइए कि आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूएबल सजेशन, कोई भी टिप जो कि स्टूडेंट्स के लिए इट्स लाइक अ डायमंड प्रूव हो सके, कि उनकी वो लाइफ में कुछ चेंज ला सके, आप उनको ऐसा कोई अपनी तरफ से राय देना चाहेंगे? सौरभ, आई जस्ट वांटेड टू से दिस वन थिंग, नॉट फॉर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो भी ये देख रहा है, कोई भी, मतलब अपनी लाइफ में आप किसी भी स्टेज पे हो सकता है, आपने ग्रेजुएशन कर लियो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लियो, आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आप प्रोफेसर हो ऑलरेडी, राइट? एक चीज एक इंसान को हमेशा पता होनी चाहिए कि आप कुछ जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका काम है, राइट, उसको पूरी शिद्दत से करो या उसको इंटरेस्ट के साथ करो। इफ यू डोंट लव योर जॉब, डोंट डू इट एट ऑल। क्यों? क्योंकि आधे मन से करोगे वो काम आधा होगा, आधा नहीं होगा। सो बेटर डोंट डू इट। क्यों? क्योंकि उससे आप भी परेशान होते हो, सामने वाला भी परेशान होता है। सो आई थिंक आप जो भी कर रहे हो, इवन अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर आपका मन है एग्जाम क्लियर करने का तो फॉर्म भरो। अगर आपका मन है वो जॉब करने का तो उस जॉब के लिए अप्लाई करो, वरना मत करो। बी वेरी पैशनेट, क्योंकि आई हैव सीन दिस स्पेशली इन माई कैरियर सौरभ, कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है और अगर आप वो चीज कर रहे हो, सीरियसली आप अपनी लाइफ अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इट्स बेटर, अगर आपको कम पैसे मिल रहे हैं, रिसोर्सेज कम है, इट्स ओके, बट डू समथिंग विच यू आर एक्चुअली गुड एट, जो आप मन से करना चाहो। दैट विल टेक यू अ बेटर लॉन्ग वे rather than compared to the different way. So I think ये एक बच्चे को या किसी भी पर्सन को समझना बहुत जरूरी है। बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। आइदर, मैंने कहीं पढ़ा था ये कोट, लव योर जॉब और सो लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव, देयर इज नो अदर वे अराउंड। सो आई थिंक या तो आप जो कर रहे हो आपको वही पसंद आना चाहिए, या जो आपको पसंद है आपको वही करना चाहिए। देन आई थिंक एवरीथिंग विल वर्क आउट। आपने बिल्कुल सही कहा दैट पैशन इज द ओनली की टू सक्सेस। अगर पैशनेट होंगे हम अपने काम के लिए तो ही उस चीज को कर पाएंगे, तो ही उसको क्लियर कर पाएंगे। तो अदिति, थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया। स्टूडेंट्स ने आपसे बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर कि वो आपकी लर्निंग्स को, आपके एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे बहुत सारी लर्निंग्स लेंगे और उससे बहुत फायदा लेंगे। एंड स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम जो कि अभी आने वाला है। कोविड-19 की वजह से कोई डेट फाइनल नहीं हो पा रही है, बट स्टिल कीप फोकसिंग ऑन योर स्टडीज। अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद एग्जाम आएगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। अभी वो अच्छा टाइम है, जैसे मैम ने बताया कि रिवीजन का अच्छा टाइम है, तो स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट, नॉट वेस्टिंग इट। कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव। प्लीज बिजी मत रहिए, प्रोडक्टिव रहिए, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो पाए। थैंक यू अगेन सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू विल get best out of this video. Yes, thank you everyone, and especially thank you Saurabh for taking the time and recording this video again. Thank you so much. This really means a lot to me and to all my students. Thank you so much.